Hello friends, I Krishna, your physics educator. Welcome to you all in the first lecture of physics of MindSpark series. Today, we are going to cover unit and measurement. यूनिट एंड मेजरमेंट एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है फिजिक्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट की यूजेस आपकी फिजिक्स के हर टॉपिक या फिर कह सकते हैं हर एक सब टॉपिक में यूज होते हुए देखेंगे। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि डीपीपी, नोट्स, पीवाईक्यू प्लस टेस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में कवर क्या क्या कर रहे हैं। पहले तो हम फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके बाद हम एक सिग्निफिकेंट डिजिट, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको उसमें आती भी होगी, क्योंकि ये बेसिकली नंबर्स को राउंड ऑफ करना सिखाता है। यही बात रही एरर और एनालिसिस की, वो आपको फिजिक्स की कोर्स खत्म होने से एक महीने पहले ही बताया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आप एग्जाम तक रिकॉल नहीं कर सकते, जो मैं अभी पढ़ा दूँ तो। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट होती है, न्यूमेरिकल और एक होती है यूनिट। इससे हमें मैग्नीट्यूड पता चलता है, और इससे हमें ये पता चलता है वो क्वांटिटी किस चीज को बिलोंग करती है। किस चीज को बिलोंग करती है। एग्जाम्पल के लिए, बॉडी हैज अ मास ऑफ 5 kg। इसका क्या मतलब हुआ? बॉडी का मास 5 kg है, और 5 kg है, इसमें 5 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी हमारा यूनिट है। इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिलता है फिजिकल क्वांटिटी, जो कि मास है। फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स। हमें यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी, इसको आप एक एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। यह पुराने समय में क्या होता है। किंगडम ए है, हमें जाना है किंगडम बी में।
किंगडम ए में करेंसी ए चल रही है, किंगडम बी में करेंसी बी चल रही है। दिक्कत ये आती थी, किंगडम ए में जो करेंसी है उसकी वैल्यू किंगडम बी में घट जाती थी। घट जाती थी, जिससे क्या होने लगा, लोगों को बहुत दिक्कत आने लगी। तो उन्होंने फिर करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया कि हम किसी भी किंगडम में जाए हमारा करेंसी का वैल्यू इतना ही होगा। उसी तरीके से यूनिट, यूनिट इसलिए बनाया गया क्योंकि हर एक जगह के साइंटिस्ट, जैसे कि मान लीजिए आप, एक जर्मन साइंटिस्ट है, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है और एक यूएसए का साइंटिस्ट, वो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स में मेजर करता है। अब दिक्कत ये आ रही थी कि उनके कन्वर्जन में दिक्कत आ रही थी। कि एक साइंटिस्ट ने ये मान लीजिए कि लेंथ को मेजर किया सेंटीमीटर में, दूसरे ने मेजर किया फुट में, तीसरे ने मेजर किया मीटर में। तो अब इसे चेंज करने में बहुत दिक्कत आ रही थी उनके डेटा को। तो उन्होंने एक यूनिट बनाया जो कि ऑल ओवर द यूनिवर्स वैलिड होगा और जिसकी कन्वर्जन भी सेम होगी। अब इससे फायदा क्या हुआ हमें? इससे फायदा ये हुआ कि यूनिट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट। कंसिस्टेंसी मतलब हो गया कि हमारे मेजरमेंट में एक सामान्यता आने लगी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दूसरे देश के साइंटिस्ट एक दूसरे को डेटा को इजिली कम्युनिकेट और कंपेयर करने लगे, जो कि इन दोनों में लिखा हुआ है। इसलिए हमें यूनिट की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी। फंडामेंटल यूनिट्स बात करते हैं। फंडामेंटल यूनिट, जस्ट अ मिनट। फंडामेंटल यूनिट ऐसी यूनिट जो बाय डिफॉल्ट डिराइव्ड है, मतलब ये फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, सबसे पहले बनी थी ये। फंडामेंटल यूनिट का क्या मतलब होता है? बेसिक यूनिट की सबसे बेसिक चीज होती है। अब फंडामेंटल यूनिट, साइंटिस्टों ने बैठा और कुछ क्वांटिटीज को फंडामेंटल यूनिट बनाया, जो कि हम स्लाइड से देख लेते हैं डायरेक्ट। जैसे कि लेंथ, बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है और जो कि डिराइव नहीं की जा सकती। उनमें से एक लेंथ, जिसकी यूनिट मीटर होती है, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथी है टेम्परेचर, पांचवी है इलेक्ट्रिक करंट, छठी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट कैंडेला होती है। जो मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, मोल्स, या फिर कह सकते हैं काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
सॉरी, और करंट। इसकी आपको एक टेबल दी गई है जिसमें बेसिकली हमने सिंबल, मास की क्या सिंबल होती है, लेंथ की क्या सिंबल होती है, टाइम की क्या सिंबल होती है, और एसआई यूनिट के बारे में बात की है। आगे बढ़ते हैं। डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती है। फॉर एग्जाम्पल, एरिया, जो कि दो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और लेंथ से डिवाइड हुई है, डिराइव हुई है, जिसका यूनिट mm² होता है। सिमिलरली हम ये वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो कि हम आगे भी देखेंगे इन सब के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस है, इनमें लिखना है राइट द एसआई यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स, पहला क्वेश्चन है फोर्स। इसे हमें पता है, हम फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का एसआई यूनिट क्या चाहिए होता है, केजी। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट बनता है केजी मीटर सेकेंड टू इनवर्स, या फिर आप कह सकते हैं न्यूटन। प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हमको पता है कि हम केजी मीटर सेकेंड टू इनवर्स अपॉन एरिया क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ये क्या बन जाती है, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड टू इनवर्स, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। इसी तरीके से वर्क, फॉर्मूले पे आप अभी ध्यान ना दें, जो यूनिट के बारे में बात हो रही है उस पर ध्यान देते हैं अभी। फॉर्मूले आप समय के साथ आपको आने लगेगी। वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमें पता है क्या होता है, फोर्स होता है केजी मीटर सेकेंड टू, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा मीटर में होगा, तो होगा मीटर। तो ये बन जाता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं जूल। इसी तरीके से दो आपका होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब एसआई यूनिट्स, या फिर कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर एसआई यूनिट्स भी आता है। अब साइंटिस्टों ने बैठा, उन्होंने ये बोला कि हर एक क्वांटिटी को अब हम मीटर में तो मेजर नहीं कर सकते। लेट्स से कि एक चींटी है एंड, और एक है एलिफेंट। चींटी एक 0.1 सेंटीमीटर की होती है, और एलिफेंट एक 5, 4 से 5 मीटर का होता है। अब एंट को हम अगर मीटर में अगर मेजर करें, तो वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी बन जाती है, 0.001 मीटर, जो कि बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वही हम एलिफेंट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 400 to 500 सेंटीमीटर, जो कि इसमें बोलने में नहीं अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए डिफरेंट तरह के सिस्टम बनाए, जैसे फुट एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम, सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड, और एसआई सिस्टम जो कि वाइडली यूज होता है फॉर साइंटिफिक पर्पसेस।
आगे बढ़ते हैं। एमके सिस्टम के बारे में बात करें, इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी भी लेंथ, मास और टाइम होती है, जिसकी यूनिट नाम से पता चल जा रहा है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर मतलब एम, किलोग्राम मतलब केजी और सेकंड मतलब एस। ये वाइडली यूज मैकेनिक्स एंड लार्ज स्केल मेजरमेंट के लिए यूज होती है। आगे बढ़ते हैं, सीजी सिस्टम, जिसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, जिसमें लेंथ के लिए हमारा सेंटीमीटर यूनिट हो जाता है, ग्राम के लिए, मास के लिए ग्राम हो जाता है, टाइम के लिए सेकेंड हो जाता है, जो कि कॉमनली स्मॉल स्केल मेजरमेंट के लिए यूज होती है और ओल्डर साइंटिफिक लिटरेचर है। एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम, लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड यूज होती है, जो कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स में काफी यूज किया जाता था पुराने जमाने में। उसके बाद आती है एसआई यूनिट। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड यूनिट होती है। जैसा मैंने बताया था कि ये साइंटिफिक और टेक्निकल मेजरमेंट्स के लिए यूज होती है। इसमें बेसिकली 7 यूनिट्स, 7 बेस यूनिट या फिर डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, जिसमें कि फंडामेंटल ऐसा यूनिट जो है, मीटर, मास, मीटर फॉर लेंथ, मास फॉर, नहीं, किलोग्राम फॉर मास, सेकेंड फॉर टाइम, एम्पियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर फॉर, केल्विन फॉर टेम्परेचर, मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कैंडेला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। Supplementary quantities. Supplementary quantities refers to the quantity that are not categorized as a fundamental or derived quantity. ऐसे, but essential for specific measurements. ठीक है। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है? बेसिकली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि फंडामेंटल भी नहीं, डिराइव भी नहीं है, बट ये ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एंगल ऑफ प्लेन, प्लेनर एंगल बोल सकते हैं हम। और एक सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल का जो होता है, प्लेन एंगल, एक मिनट में स्लाइड है। प्लेन एंगल, जैसे कि हमारे पास एक आर्क है जो यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है। आर्क लेंथ हमारा, लेट्स से कि एस है और रेडियस आर है। आर्क तो पता ही होगा सबको कि सर्कल के एक छोटा सा पार्ट होता है। तो प्लेन एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एंगल में। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, जो कि इस केस में आर है और आर्क लेंथ एस है। इसी तरीके से सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है? लेट्स से कि स्फीयर है एक, लेट्स से कि एक स्फीयर है। इसमें हम इतना पार्ट को कंसिडर करें, ठीक है, और ये हमारा सेंटर है स्फीयर का। तो ये एंगल
चूंकि आप अज्यूम कर रहे हैं तो अगर ये फ्रीडीम होगा ऐसा कुछ, मतलब कि एक स्फीयर है, यहाँ से एक एंगल बन रही है इस पॉइंट पे, जिसको हम बेसिकली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होती है? वो होती इस सरफेस की, जो स्फीयर की सेलेक्टेड रीजन की एरिया है, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, मतलब ये रेडियस हमारा उसको। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पिक्चर ज्यादा अच्छा क्लियर मिलेगा। ओमेगा इनटू एरिया ऑफ सरफेस अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर। ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ये मेरा सर्कल, मान लीजिए एक सर्कल है जिसका आर्क है ds और रेडियस है r, और एंगल जो सस्टेन कर रही है वो थीटा है, तो इसे हम आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखते हैं, जिसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है। और ये देखिए, ये मान लीजिए एक स्फीयर का एक पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, जैसे बॉल देखा होगा, बॉल को जब मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस या फिर लेंस, कॉनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर, उसका जो स्फेरिकल पार्ट होता है वो किसी पार्ट स्फेयर का पार्ट होता है, जिसको अगर हम एक्सटेंड करें और सारे पॉइंट्स को एक ज्वाइन करें तो वहां पे एक एंगल बनता है। अज्यूम करिएगा, या फिर आप घर पे अपने एक्सपेरिमेंट मार सकते हैं इस पे। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह तो मिल ही जाएंगी कहीं ना कहीं से। तो ओमेगा इंटू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर होता है, जिसका ऐसा यूनिट स्टेराडीन होता है। ये थ्री डायमेंशनल एंगल होता है। इसकी यूज आपको अभी तो नहीं, आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम लोग स्फीयर डिराइव करेंगे, या फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सॉलिड एंगल से बहुत आसानी से बन जाते हैं, उसमें यूज आएगी। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पर। जैसे मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट होती है, तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है कि एन इंटू यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट होती है। तो अब इसको कन्वर्जन करने के लिए लेट्स से कि हमारा एक सिस्टम है जिसका कन्वर्जन है, जैसे कि 5 kg ऑफ मास ले लेते हैं, मास है, इसे हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमारा 5 into kg जो होगा 5 into 1000 ग्राम होगा। ये यूनिट कन्वर्जन जो होता है, यही कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कहलाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, इसका क्या मतलब? हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूनिट, इसलिए एलयू जो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, जैसे कि 5 kg न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यूनिट जो है केजी, इसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन दोनों का कोई रिलेशन पूछे तो 5 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट, दैट इज केजी। अब हम इन दोनों को हटाएंगे तो 5 kg बनेगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 होता है, जो कि सम कांस्टेंट होता है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो 5 kg इज इक्वल्स टू मास बन जाता है। फिजिकल क्वांटिटी, क्वेश्चन है, इसे बनाते हैं हम अभी। फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड वैल्यू इज फाउंड टू बी एन यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें एन है और यूनिट यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आप 30 सेकंड का समान समय लीजिए और खुद एक बार ट्राई करिए। चलिए मैं बता देता हूँ, ये पिछले स्लाइड से ही लिया गया क्वेश्चन है, जो कि ये है।
तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, बेसिकली इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है कि 1 kg इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ grams, 1 megameter is equals to 10⁻⁶ meters, 1 gigameter is equal to 10⁻⁹ meters, etc. कन्वर्जन इनटू सीजीएस यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, कि हमें वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब इसका दो तरीके होते हैं, अगर आप बचपन में पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो डायरेक्ट कन्वर्जन होता है 5/18 से। अगर इस केस में ऐसे जाना है तो, और इधर से इधर आना है तो डिवाइड होता है 5/18 से। इसी तरीके से मैंने वेलोसिटी 72 किलोमीटर आवर दिया हुआ है, इसको मुझे वेलोसिटी को सीडीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब कि सॉरी सॉरी ये तो नहीं हो, ये मैंने गलत चीज बता दी है। नहीं सही बता, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड करने के लिए होता है ये। तो पहले मैं इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। 72 × 1000 अपॉन 660, जिसको बेसिकली आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में ले जाना है, तो वेलोसिटी जो होगी 20 × 100 होगी मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा बनेगा 2000 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी डेंसिटी पे क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करिए, सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर में कन्वर्ट करिए। कन्वर्जन यूनिट में बता देता हूँ आपको। वन 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² मीटर होता है। इसके आगे आप कर लीजिएगा, अगर नहीं कर पाए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। एक और क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है। What will be the value if the unit of length is kilometer and the unit of time is minute? बेसिक क्वेश्चन है इसमें कि आपको 980 सेंटीमीटर जो है पर सेकेंड को आपको इसकी ही यूनिट किलोमीटर पर मिनट में लानी है। इसके लिए आप क्या करेंगे? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड को पहले हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, 980/100, और ये सेकेंड में है तो उसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा मीटर पर मिनट में।
उसके बाद हमें 980 इंटू 60 इंटू बाई 100 मीटर पर मिनट को हमें ले जाना है किलोमीटर पर मिनट में। तो इसे एक बार और 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो ये किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगा। अब हम इसे 1/100 और 1/1000 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और हम 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर था, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100। उसी तरीके से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है और फिर तो हम 1 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो उसको 10⁻³ किलोमीटर लिखना होगा, जो हमने यहाँ पे किया। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। अब आती है डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? हम ऐसा बोलते हैं कि अगर हमें किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको डायमेंशन एनालिसिस करनी है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन के फॉर्म में ही होगा। लेट से हम एरिया को कंसीडर करते हैं जिसकी यूनिट होती है mm² और फॉर्मूला होता है L×L। ठीक है, अगर मुझे इसका डायमेंशन लिखना है तो वो फिर बनेगा लेंथ की डायमेंशन इंटू लेंथ की डायमेंशन, जो कि बनेगी L²। ठीक है, अब ये ब्रैकेट जो है वो रूल के हिसाब से आपको लगानी ही लगानी है अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं। रूल फॉर डायमेंशन फॉर्मूला, इस स्लाइड में वही लिखा हुआ है, डायमेंशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मास लेंथ टाइम एक्सेट्रा मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज हम देख ले, मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लिमिट्स इंटेंसिटी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा है ब्रैकेट में m, स्क्वायर ब्रैकेट में लेंथ का स्क्वायर ब्रैकेट में l, टाइम का स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट में t। इसमें आप ये भी गौर करेंगे कि अपर केस में सारे डायमेंशन फॉर्मूले लिखे जाते हैं, लोअर केस में लिखिएगा तो आपके नंबर कट जाएंगे, चाहे वो बोर्ड हो या फिर कोई भी स्कूल के एग्जाम हो। यहाँ तक कि कोई कोई क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपका डायमेंशन फॉर्मूला स्मॉल लोअर केसेस में लिखा हुआ है, तो आप उस ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। करंट का एम्पियर हो, थर्मोडायनेमिक्स का के या फिर थीटा, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल या फिर एन। बेसिकली आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एन मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है जो कि आपका पवन सर कवर करवा रहे हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये आपको याद करना है। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो पीछे हम लोग ने अभी पढ़ा था जस्ट। इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, मास लेंथ इनटू टाइम। मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी, टाइम की पावर सी। इसकी आपको बेटर क्लैरिटी जो हम सवाल करेंगे उसमें आ जाएगी। इसकी यूज कैसे होगी या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ।
लेट्स से कि एक सिंपल पेंडुलम, उसकी टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या होती है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। एल क्या होता है, फॉर्मूले की टेंशन ना ले आप, बाद में पता चल जाएगा आपको। एल जो होता है वो होता है लेंथ, और जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल, लेट्स से कि आप वेलोसिटी पकड़ लीजिए। पेंडुलम वाले सवाल आपको एक अलग कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए रखी हुई है, वो आपको अलग बताएंगे हम। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इसे इसका हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो हम ये लिखेंगे मीटर का एल, लेट से कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो इसको अब हम लिख देते हैं एल टी -1। ये कैसे आया, मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा, सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम टी, क्योंकि सेकंड हमें टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर हमारे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टी इनवर्स बनेगा, और ये एल, तो एल ही रहेगा क्योंकि इसकी पावर 1। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा जो कि एल टी -1 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट हमें पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसको हम लिख सकते हैं एम सेकेंड टू इनवर्स। फिर से मीटर की डायमेंशन फॉर्मूला एल होती है, सेकेंड की होती है टाइम, पावर सेम टू सेम आ जाएगी -2, और इन दोनों को जो हम कंबाइन करेंगे तो हमें एल टी -2 मिलेगा जो कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए दिए गए, जैसे कि लेंथ पर यूनिट टाइम की जो वेलोसिटी होती है वो ये होती है, एक्सेलरेशन की एल टी की पावर -2 होती है। एक्सेलरेशन की फोर्स की मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, जिसमें मास की हमारी एम होती है और एक्सेलरेशन की अभी हमने ऊपर डिराइव की थी, वहां से है एल टी -2 आ गई। मोमेंटम में भी सेम केस, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी के हमने यहाँ से ली एल टी -1 इंटू एम। एनर्जी जो होता है वर्क पर यूनिट टाइम होता है, तो वर्क पर यूनिट टाइम होता है, और वर्क की हमें पता है वर्क क्या होती है, वर्क होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की हमें पता है क्या होती है, यहाँ से एम एल टी -2, और फिर डिस्टेंस भी होगी एल डिस्प्लेसमेंट की, तो ये बन जाती है एम एल स्क्वायर टी -2। अब पर यूनिट टाइम है तो डिवाइडेड बाय टाइम भी होगी, डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये बन जाती है एम एल स्क्वायर टी -3, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से प्रेशर भी है। यहाँ पे कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज के बारे में लिखा हुआ है जिसकी क्यू डायमेंशन फॉर्मूला लिखनी है। कुछ मैं कर देता हूँ, कुछ आप कर लीजिएगा। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस की हमारी को पता है कि एल होती है, उसी तरीके से स्पीड की डिस्टेंस की हमें पता है एल होती है, और टाइम की हमें पता है टी होती है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा एल टी -1, ये हमारी स्पीड की डिस्टेंस फॉर्मूला। उसी तरीके से लेंथ, लेंथ की भी एल होगी, और ब्रेथ भी की हुई एल होगी।
ब्रेथ की भी एल ही होगी, क्योंकि ब्रेथ की भी यूनिट मीटर होती है और लेंथ की भी यूनिट मीटर होती है, इसलिए दोनों की डायमेंशन फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं होंगे, दोनों की एल एल रहेगी, जिसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर, जो कि हमारी एरिया की डायमेंशन यूनिट है, डायमेंशन डायमेंशन फॉर्मूला है। उसी तरीके से वॉल्यूम का क्या होगा, इसके लिए आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी से कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में दो चीजें हैं। हाँ, एक चीज और कि डायमेंशन फॉर्मूले में कोई भी कांस्टेंट नहीं आती, मतलब कि उसमें सिर्फ एल और टी ही रहे, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन फॉर्मूला है वही रहेगी, अगर इसमें हाफ है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला जो बनेगी, इसकी जो हमें बनेगी मास की, हमारे पास को पता है कि केजी होती है, और वेलोसिटी की हमें पता है, सॉरी सॉरी, मास की हमें पता है कि एम होती है, और वेलोसिटी की हमें पता है कि एल टी माइनस वन होती है। वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होती है, तो इसकी जो बनेगी वो एम एल टी माइनस वन बन जाती है। और यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है कि ये स्क्वायर भी होता है, तो ये माइनस टू बनेगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि, एक मिनट, हमारे पास मास की पावर कुछ नहीं है तो एम ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी की स्क्वायर है, तो एल टी माइनस वन, जितनी आपको डिराइव क्वांटिटी पावर रहती है उतनी ही आपके डायमेंशन फॉर्मूले में भी उसकी पावर बढ़ती है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, तो अब इसे जब हम कंबाइन करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बन जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप खुद कर लीजिएगा, ये थोड़े से टफर साइड में होंगे पिछले स्लाइड के मुकाबले। इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, अगर ये भी मैं कर दूं तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाएगी इस कॉन्सेप्ट में। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस डिटरमाइन द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें ये स्लाइड बन जरूरी है। Using dimension analysis determines dimension of the physical quantities. हमें प्लैंक्स कांस्टेंट पता है h, मतलब ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, जिसमें पता है मुझे कि E इज इक्वल्स टू एच म्यू होता है। म्यू क्या होता है, म्यू फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी होती है म्यू। तो अब हमें इसे लिखना है, मुझे डायमेंशनल फार्मूला चाहिए एच का, तो एनर्जी अपॉन म्यू, और एनर्जी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आप पकड़ लीजिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, अज्यूम कर लीजिए। तो डायमेंशन फार्मूला इसका जो होगी, एनर्जी की डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगी,
एनर्जी की डायमेंशन फॉर्मूला हमारी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर होती है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला हमारी हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की हमें पता है कि एल टी माइनस वन होती है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की मैंने सॉरी म्यू जो होती है, म्यू की हमारी डायमेंशन फॉर्मूला होती है, म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है। और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन अपॉन, एक हम कुछ ये पेन में दिक्कत आ रही है, म्यू जो होती है वन अपॉन टाइम होती है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली वन अपॉन टाइम होती है, तो ये बन जाती है टी की पावर माइनस वन। और अब जब इसे कंबाइन करेंगे तो ये बनेगी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी इनवर्स, टी है हमारा म्यू का, ये बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। हमें पीवी बराबर एन आर टी मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की भी, जिसमें आर की डायमेंशन फॉर एनालिसिस करनी है, तो करते हैं। पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इसमें प्रेशर की मुझे पता है क्या सी होती है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और एरिया तो एरिया है ही। मास को अब हम डायमेंशन एनालिसिस में लिखेंगे तो एम, और एक्सेलरेशन को लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बनेगी एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया। एरिया हमारा एल इंटू एल हो जाएगा, तो वो बन जाएगा एल स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसी तरीके से वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा इंटू एल एल होगा, तो बनेगा एल क्यूब। और एन हमारा मोल है, तो ये तो मोल का मोल ही रहेगा, और टाइम का हमारा टी ही रहेगा। अब जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो बनेगा ये, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रेशर का हमने निकाला था एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और इंटू एल क्यूब इंटू एन,
और यहाँ पे रहेगा आर, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला मुझे निकालना है, इनटू टाइम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है इसे वो भी बता ही देता हूँ। ये एल क्यूब और एल माइनस वन एल स्क्वायर, और फिर एम का, इधर कोई एम नहीं है, इधर बस एम है तो एम का एम, और टी माइनस टू, और एक टी इधर है हमारा, जो कि इधर जाएगा तो टी इनवर्स बन जाएगा। उसी के लिए इस तरीके से टी माइनस टू इंटू बाई टी, इसको सॉल्व करेंगे तो टी क्यूब और मोल इनवर्स, ये बनेगा आर का डायमेंशन फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन evaluate the dimension formula, dimensional equation and dimension of refractive index। मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, जो कि होता है एन अपॉन सी अपॉन वी। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें बेसिकली हमारे डायमेंशन इक्वेशंस को बताना है, जो कि एम ए एल बी टी सी के फॉर्म में रहेगा। और फिर हमें ये बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे होगा, और फिर डायमेंशन बताना है कि ये डायमेंशन, इसकी क्या डायमेंशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्लाइड थोड़ा नीचे होगा। डायमेंशनल एस क्वांटिटी क्या होती है? डायमेंशनल एस क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती, हैव नो डायमेंशन। मतलब इसकी जनरल फॉर्मूला कैसे लिखी जाएगी, इस तरीके से कि एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, और टी की पावर जीरो, जो कि एक्चुअली वन होता है। और ये बिजली कहाँ मिलती है, जैसे कि आपको दो, जैसे कि पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने सवाल किया था, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है वी। अब जो कि दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट है, तो दोनों की डायमेंशन फॉर्मूले भी सेम हो गए, क्योंकि दोनों स्पीड को डिफाइन कर रही है। तो ये तो कट जाएंगे इसके डायमेंशन, तो ये बन जाती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। चलिए, मैंने आपका एक पार्ट तो सॉल्व करा दिया, बाकी के दो पार्ट आप खुद करिए। वो भी ये कि दे आर ऑफन द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी सो दैट द यूनिट्स कैंसिल आउट। बेसिकली जिसकी भी यूनिट कैंसिल आउट हो जाए पूरी पूरी, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाती है। इनमें से आपको बताना है कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आपके पास 30 सेकंड का समय है। चलिए, प्रेशर की तो होती नहीं है, क्योंकि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। दोनों अलग अलग क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कभी बनेगी नहीं। स्ट्रेन,
स्ट्रेन जो होता है हमारा डेल्टा एल बाई एल होता है। वर्क हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स हमारा एम इंटू ए होता है। अब ये तो कभी नहीं हो सकता, डिवीजन ही में नहीं है। ये भी कभी नहीं हो सकता। अब ये दोनों बचे, लेकिन फोर्स और एरिया की यूनिट्स कैंसिल नहीं होती, क्योंकि इसकी एक फोर्स भी होती है केजी मीटर सेकेंड टू इनवर्स, और होता है मीटर स्क्वायर एरिया की। अगर इसको कैंसिल भी कर देंगे तो केजी मीटर इनवर्स सेकेंड टू इनवर्स बन जाती है, जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। पर अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो डेल्टा है, मतलब कि इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, और नीचे एल, इसका क्या मतलब होगा, मीटर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती है, तो बन जाती है वाई। इसका आंसर होगा स्ट्रेन। जैसे हम पीछे डायमेंशन सॉल्व किया, इसी तरीके से आपको इसकी भी डायमेंशनल निकालनी है। कैसे निकालेंगे, लेट्स से कि फोर्स की डायमेंशन हम मान लेते हैं एम ए एल बी टी सी। ठीक है, मास हमें पता है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम। वेलोसिटी का हमने अपने पीछे निकाला है, क्या होता है, एल टी माइनस वन। अब क्योंकि वेलोसिटी की स्क्वायर है, इसकी भी स्क्वायर होगी, और नीचे रेडियस, रेडियस हमारा क्या होता है, एल, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर होती है, एल। अगर आप ध्यान से देखें तो एल से एक एल कैंसिल हो जाएगी, लेकिन एक भी स्क्वायर थी यहाँ पे, तो एक एल अभी बचेगी, जो कि होगा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी वन आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारी वन आ जाएगी, और टी की हमारी वैल्यू माइनस नहीं, सी की हमारी वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एम क्या, एफ क्या बचा, एम वन बी वन टी माइनस टू, जो कि सेम होगी पीछे हमने डिराइव किया था उस टाइम। ये देखिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होती है, जो आपको बता ही दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन भी एक डायमेंशन लेस है। पॉइजन रेशियो ये सब आप आगे फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, जिससे वो भी डायमेंशन लेस होती है। रिलेटिव डेंसिटी आप भी फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, जो कि इसकी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। और कुछ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, जैसे कि पाई, जो कि ज्योमेट्री में बहुत यूज करने वाले यूलर्स फार्मूला है, वो गैड्रो नंबर एक्सेट्रा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बोलता है, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन स्टेट्स दैट, कि लेट्स से कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, फिजिकल क्वांटिटी ए है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बी है हमारी, और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी सी है। तो ए प्लस बी अगर सी है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए is equals to dimension formula of B is equals to dimension formula of C होना चाहिए।
यही हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। Principle of homogeneity states that an equation is dimensionally correct only if the dimension of each term on the both side are same। जो मैंने आपको बताया कि डायमेंशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी। एग्जाम्पल के तौर पे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जहां पर हमारा v का डायमेंशन, u का डायमेंशन और at का डायमेंशन सब एल टी माइनस वन। इसमें से आपको वेरीफाई करना है डायमेंशनल एनालिसिस, चेक द करेक्टनेस इन द फॉलोइंग इक्वेशन। मैं एक कर दे रहा हूँ, एक आपके पीछे एग्जाम्पल में हो चुकी है, एक आप कर लीजिएगा। यहाँ पे एक गलती है, एटी होगा, एटी स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए मैं एस वाला कर देता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब मुझे एस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है कॉमन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। तो एस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। ठीक है, यू हमें पता है वेलोसिटी होती है, यू की डायमेंशन हो जाती है एल टी माइनस वन, और टाइम की हमें पता है कि टी हो जाती है। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये एल बच जाएगी, क्योंकि टी से टी कैंसिल, टी की पावर माइनस वन, टी की पावर वन मिलकर जीरो हो जाएगा। और फिर ये बची ए टी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट समय कोई मतलब नहीं होता, जैसे मैंने पीछे बताया। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशनल क्वांटिटी होती एल टी माइनस टू इंटू टी प्लस टू। यहाँ पे भी सेम कैसे होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, जो कि बचेगी एल। तो हमने क्या देखा कि हमारी एस की डायमेंशन जो कि एल है, यू की डायमेंशन जो कि यूटी की डायमेंशन भी एल है, और एटी स्क्वायर की डायमेंशन भी एल है। तीनों इक्वल है, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट होगी। इसी तरीके से आपको v इज टू यू प्लस टू ए एस का फॉर्मूले को भी डिराइव करना है। एक और क्वेश्चन है, let us consider an equation half mv squared is equals to mgh, where m is the mass of a body, v is the velocity, g is the acceleration due to gravity, h is the height। Check whether it is dimensionally correct। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, हाफ एम की स्क्वायर इक्वल्स टू एन जी। मास का हमें पता है क्या होता है, मास का होता है एम। वेलोसिटी का हमें पता है क्या होता है, एल टी माइनस वन। और एम का फिर से हमें पता होता है क्या होता है, एम। जी हमें पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका क्या होगा, एल टी माइनस टू। और एच क्या होता है, हाइट। हाइट की किस चीज में मेजर कर जाती है, मीटर में। तो इसकी भी डायमेंशन क्वांटिटी क्या होगी, एल। यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, वेलोसिटी की स्क्वायर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये डायमेंशनली करेक्ट होगी। हेंस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ये एक बढ़िया सवाल है अभी के स्टैंडर्ड से, बाद में यह सवाल आपको बहुत आसान लगने लगेगा। एक्स प्लस वाई हमारा फोर्स है,
तो हमें डायमेंशन ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है। मतलब क्या निकालना है हमें? डायमेंशन ऑफ एक्स की डायमेंशन और वाई की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ एक्स प्लस डायमेंशन ऑफ वाई, फोर्स की हमें डायमेंशन क्या पता होती है, क्या होती है? हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, मास की एम, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू। ठीक है, अब क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम ये बोल सकते हैं, होमोजेनिटी से बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। इससे क्या मतलब होगा? मतलब डायमेंशन ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ वाई, जो कि इक्वल है एम एल टी माइनस टू। इस तरीके के सवाल आपको बेसिक स्कूल के एग्जाम में, कभी कभी आईएट के कुछ कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन में यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये सवाल, इसमें हम क्वांटिटी यूनिट ऑफ बी बताना है। ठीक है, एक्स क्या हमारा डिस्टेंस कवर्ड, एक्स क्या हमारा डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन किलोमीटर, while t is the time in second, यूनिट ऑफ बी हमें निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते इस सवाल में। एक हमारा डिस्टेंस है जो कि है किलोमीटर में, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल। ठीक है, टी हमें पता है कि टाइम है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी टी। और हम, और फिर हमें, ठीक है इतना ही पता है ना, तो हमें एक्स की, इसमें एक क्वेश्चन और आप ऐड कर लीजिए, बी की भी यूनिट बतानी, ए की भी यूनिट बतानी। ठीक है, अब आप देखिए, एक्स की डायमेंशन क्या है? एल। ए की मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे टाइम की पता है टी। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिर से लगाएंगे और हम ये बोल सकते हैं कि ए की डायमेंशन इंटू टी की डायमेंशन जो होगी वो एल होनी चाहिए। तो हम ए को कुछ मान लेते हैं कि ए की डायमेंशन एम ए, सॉरी, ये सब कंफ्यूज कर जाइएगा, एम एक्स एल वाई टी जेड, ये है, और ये टी है, और यहाँ पे ये एल है। ठीक है, अब अगर हम टी को इस साइड ले जाएं तो ये बन जाएगी एल टी माइनस वन, जो कि इसको अगर हम कंपेयर करें एम एक्स एल वाई टी जेड से, तो यहाँ से निकल कर आता है एक्स की वैल्यू हमारी जीरो होगी, वाई की वैल्यू हमारी वन होगी, और जेड की वैल्यू हमारी माइनस वन। इससे क्या पता चलता है? तो ए की डायमेंशन क्या बन जाएगी? एल टी माइनस वन, जिसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एल की एसआई यूनिट होगी किलोमीटर, और टाइम की यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स। तो ए की तो बन जाएगी किलोमीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आपको बी के भी निकालना है। तो बी के लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। हम इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, ए की तो हमने निकाल दी, अब x की देख, बी की निकाल लेते हैं। x की हमें पता है कि एल होती है डायमेंशन, और बी की हमें पता है कि बी की अभी कुछ मान लेते हैं कि एम एक्स एल वाई टी जेड है, और टाइम की हमें पता है कि टी स्क्वायर होती है। अब इसे उधर चेंज करेंगे तो ये बनेगी
एल टी माइनस टू। अब इसको कंपेयर करेंगे एम एक्स एल वाई टी जेड, तो ये बन जानी चाहिए y की वैल्यू 1, z की वैल्यू -2। ये बनेगी फिर डायमेंशन ऑफ b क्या बनेगी, l इंटू टी माइनस टू। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, किलोमीटर सेकेंड, जो कि है ये ऑप्शन सी। अब डायमेंशन एनालिसिस आप चेक करिएगा कि ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं। डायमेंशन एनालिसिस का एक और एप्लीकेशन होता है कि हमें फॉर्मूला डिराइव करने में काफी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ सिंपल पेंडुलम का केस ले लीजिए। सिंपल पेंडुलम का केस ले लीजिए और हमें ये पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू जीबी के बराबर होता है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो वहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको के से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला से स्टेप 1 से एनालिसिस करेंगे। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला हमें सबको पता है टी होता है, एल का हमें सबको पता है एल होता है, और जी का हमें पता है कि एल टी माइनस टू होता है, जो कि डिराइव हुआ है लेंथ और टाइम से। अब डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से हमारा जो लेंथ की पावर ए और जी की पावर बी है, इसकी डायमेंशन जो होगी वो टाइम के साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने यही किया है। एल ए और ग्रेविटेशनल की होती है एल टी माइनस टू की पावर बी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एल ए की पावर ए प्लस बी और टी की पावर -2 भी बन जाएगा। ठीक है, अब जब दोनों ही हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे कि हमें टी की पावर 1 तो लाना है लेकिन एल की पावर तो 0 करना है, तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि सिर्फ टी का टर्म होना चाहिए। और एक और क्या बनेगी, -2b इज इक्वल्स टू 1। इससे क्या पता चलता है, b इज इक्वल्स टू -1/2 होगा और a का वैल्यू होगा 1/2। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा जब हम इंसर्ट करेंगे एल की पावर ए में, ए की वैल्यू 1/2 और जी की पावर बी में -1/2, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, क्योंकि यहाँ पे दिया गया। और फिर एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि ग्रेविटेशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई होती है। तो हमारा फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन हमने कर रखी है, जो कि ये है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आप इसे एक बार और ट्राई मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। Using dimension analysis, derive the formula that relates the frequency f of vibrating string
with tension T and linear mass density mu and length L of the string. डायमेंशन, ठीक है। हमें डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है, 1/t होती है जो कि टी इनवर्स लिखी जाती है। टेंशन की हमें पता है क्या होती है, टेंशन एक तरीके का फोर्स होता है, तो जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही टेंशन के फॉर्म डायमेंशन होगी, जो कि होगी ML T2 - 2। लीनियर स्मार्ट डेंसिटी, जिसमें डेंसिटी आ गई, जिसे डेंसिटी बोलते हैं, उसकी फॉर्मूला लीनियर मास डेंसिटी होती है मास अपॉन लेंथ। लीनियर डेंस मास डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसकी फॉर्मूला होती है मास अपॉन लेंथ, जिसकी डायमेंशन फॉर्मूला ML इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो म्यू की पता चल गई हमें, ML इनवर्स। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की तो सबको पता है, डायमेंशन L। अब एक रिलेशन होता है इनमें, F इज इक्वल्स टू फोर्स, नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू के टी की पावर ए म्यू की पावर बी एल की पावर सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें टी की वैल्यू डालनी है टेंशन की, उसकी पावर ए करनी है, यू की पावर बी करनी है, और सी की पावर सी करनी है। इन सबको मल्टीप्लाई करना है और आपको पावर ऐड करके फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करना है। वहां से आपकी ए बी सी की तीन वैल्यू आएगी। मैं कर ही देता हूँ इस सवाल को भी। एफ इज इक्वल्स टू के टी की पावर एफ इज इक्वल्स टू के टी की पावर ए टी की पावर ए म्यू की पावर बी एल की पावर सी। एफ फ्रीक्वेंसी की मुझे पता है T-1, के की हमें क्यों यूज नहीं है डायमेंशन एनालिसिस में, क्योंकि एक वो कांस्टेंट है, तो के क्यों के ही रहने देते हैं। टी की टेंशन की हमने निकाली थी, ML T - 2 की पावर ए। म्यू की हमने निकाली थी, म्यू की हमने क्या निकाली थी, लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी होती है, तो मास अपॉन लेंथ होगी, तो ML - 1 की पावर बी, और फिर सी क्या होगी, लेंथ, एल की पावर सी। इन्हें जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें बनेगी MA LA, यहाँ से ए आएगा, एल की पावर ए, एल की पावर -B प्लस सी प्लस बनेगा टी की पावर -2A। अब कंपेयर अगर हम करेंगे टी की पावर -1 से, तो ए की वैल्यू तो जीरो होगी। अगर ए की वैल्यू जीरो हुई, यहाँ पे एक -B भी है, sorry। अगर ए की वैल्यू जीरो हुई तो बी की वैल्यू 1 होगी, और ए और बी की वैल्यू 1 हो गई, तो सी की वैल्यू +1 होगी। जस्ट अ मिनट, सॉरी, यहाँ पे भी A + B आएगा, सॉरी।
ए प्लस बी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी आएगा। ए इज इक्वल टू माइनस बी आएगा। और हमें पता है कि एल की पावर जीरो होनी चाहिए, क्योंकि इधर कोई भी एल की क्वांटिटी नहीं है, तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो एल ए माइनस बी प्लस सी। तो अगर हम ए इक्वल टू माइनस बी डालेंगे तो जीरो इज इक्वल टू माइनस टू बी प्लस सी, तो सी हमें बनेगा टू बी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जब टाइम की कंपेयर करेंगे तो टाइम की तो हमें पता है कि माइनस टू ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू माइनस वन। अब ए इज इक्वल टू माइनस बी है, तो माइनस टाइम। यहाँ पे तो कुछ नहीं, एल टी की माइनस टू ए, ये सॉरी सब हमारी गलती हुई है। फिर से एक फिर से मैसेज स्टार्ट कर देता हूँ। जस्ट फिर से कंफ्यूजन हो गई है। टी के में पता क्या है, एम एल टी माइनस टू की पावर ए। म्यू की पता है हमें, लीनियर मास डेंसिटी की, तो एम एल माइनस वन की पावर बी, और एल की पावर सी। लेंथ की में पता है। अब इसमें कंपेयर करेंगे तो एफ के, तो ये बनेगी एम ए एल ए टी माइनस टू ए इंटू एम बी एल माइनस बी इंटू एल। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी एफ इज इक्वल्स टू के इंटू एम ए प्लस बी एल ए माइनस बी प्लस वन और टी माइनस टू। और फ्रीक्वेंसी की हमें पता है क्या होती है, टी इनवर्स। जब इसे हम कंपेयर करके सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू जो होगी, सॉरी, टू ए की वैल्यू माइनस वन होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू होनी चाहिए। अब एल की वैल्यू जो है ए प्लस वन माइनस बी है, जो कि जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो फिर ए की वैल्यू वन बाई टू है, प्लस वन है, माइनस वन बाई टू है, प्लस बी है तो जीरो होगी, और बी यहाँ से आएगी वन बाई टू। सॉरी सॉरी, ए की वैल्यू आएगी प्लस वन बाई टू, माइनस टू ए जो होगा हमारा ए के बराबर होगा, और बी की वैल्यू आएगी माइनस वन बाई टू। जब इनसे फॉर्मूला बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, एफ जो होगा कि
जब हम इसे फाइनल स्टेप में जब हम इसे लिखेंगे तो ये बनेगी f इज इक्वल्स टू k बाई l अंडर रूट टी बाई यू। इसको लिखने के लिए आप कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर जो जो हमारी ए बी सी की वैल्यू आई है सबको पुट करिए और उसके अकॉर्डिंग अरेंज करिए। अब लिमिटेशन और डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है, तो कुछ लिमिटेशंस भी होती है जो आप डायमेंशन एनालिसिस में आती है। जैसे कि आप अगर आप डायमेंशनल लेस क्वांटिटी आप इसमें ये नहीं बता सकते वो कौन सी डायमेंशन को पहले बिलोंग कर रही थी। जैसे कि अगर आप स्ट्रेन पकड़ लो लेंथ अपॉन लेंथ, तो लेंथ जो है डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटी है लेकिन स्ट्रेन एक डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटी है। अगर हम कुछ भी यूनिट लिख कर लेट्स से किसी टू लिख के छोड़ दे तो आप ये नहीं बता सकते कि वो स्ट्रेस को डिफाइन कर रही है कि रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन कर रही है, क्योंकि ये दोनों ही डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब डायमेंशन एनालिसिस जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन पे डिटरमाइन नहीं कर सकते, नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन पे ही अप्लाइड, मतलब कि नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन पे अप्लाइड नहीं कर सकते, एल्जेब्रिक फंक्शन पे ही अप्लाई हो सकते। अब वेक्टर, हाँ डायमेंशन एनालिसिस आप वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड की भी डायमेंशन फार्मूला जो होती है, स्पीड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एल टी माइनस वन होती है, और वेलोसिटी की भी हमारी एल टी माइनस वन होती है। लेकिन इसमें वेलोसिटी जो है वो एक ये वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर तीन से ज्यादा वेरिएबल है और इक्वेशन कम है तो ये इक्वेशन ये डायमेंशन एनालिसिस फेल कर जाती है। क्योंकि लेट्स से कि हमारे पास मास लेंथ टाइम का इक्वेशन है, अगर उसमें एक तरफ मोल का भी इक्वेशन आ गया, मोल की पावर एक्स मान लीजिए, तो हम इसे तीन इक्वेशन से तीन ही वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, तीन इक्वेशन से चार वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते। और एक और चीज है, डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन पे ही काम करती है, लाइक प्रोपोर्शनैलिटी। इसमें एडिशन होगा और उसमें प्रोपोर्शनैलिटी आ गई तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायमेंशनल करेक्टनेस वर्सेस फिजिकल करेक्टनेस, कि अगर इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगी, वो फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकती है। जैसे कि ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली रॉन्ग इक्वेशन है ये, क्योंकि ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन अगर आप वेरिएबल एक्सेलरेशन में भी डायमेंशनली ये करेक्ट होगी, मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो हर एक टाइम पे वेरी कर रही है, ठीक है, तब भी इसके डायमेंशन एनालिसिस में कोई दिक्कत आएगी नहीं। पर ये इक्वेशन जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है, ना कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए। जिससे हमें क्या पता चलता है कि डायमेंशनली तो ये करेक्ट ही होगा बट फिजिकली फिजिबल नहीं होगा उस केस में।
अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का जो सिग्निफिकेंट डिजिट को बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक मिनट, मैं इसे एक थोड़ा बेटर वे में एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आप काइनेमेटिक्स में सीखेंगे, लेकिन वीडियो में बता देता हूँ। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अब एक्सिलरेशन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वेरिएबल, मतलब जो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड में एक्सिलरेशन चेंज। लाइक फर्स्ट सेकंड पे वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा था, सेकंड पे वो 10 पे चलने लगा। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है, कांस्टेंट वेरिएबल। और एक होता है कांस्टेंट। इसका क्या मतलब होता है, वो अपने थ्रू आउट मोशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा था, मतलब वो अपने पूरे मोशन में एक्सेलरेशन की 5 मीटर पर सेकेंड ही थी। ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में वैलिड है। वैलिड, वैलिड। ठीक है। अगर आप डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो इसमें तो डायमेंशनली ये करेक्ट होगा जैसे हमने पीछे किया था। लेकिन अगर आप इसमें कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जगह वेरिएबल एक्सेलरेशन डाल दें तो ये आपका आंसर गलत देगा। इससे क्या मतलब पता चलता है, ये फिजिकली वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए फिजिबल नहीं है, बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए विजिबल है। लेकिन डायमेंशन एनालिसिस दोनों ही केस में ये सही देगा। इस स्लाइड में वही बोला गया है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ जाते हैं। Significant figure is a number or those digits that carries meaning contribution to the accuracy, measurement accuracy. Basically significant digit वो होता है अगर जीरो, लेट्स से कि 15.6 है, इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट 3 होगी। अगर लेकिन 15 डिजिट है तो इसकी सिग्निफिकेंट 4 होगी। इसमें जीरो को काउंट नहीं किया जाता। अगर यही अगर 15063.33 होता तो यहाँ पे जीरो जो है ये हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट में भी काउंट होता, मतलब कि इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट 6 होती। और सिग्निफिकेंट डिजिट हमारी डेसिमल पीछे से गिनी जाती है बेसिकली। सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स जो आइडेंटिफाई करता है, अगर नॉन डिजिट है तो उसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, जैसे मैंने बताया 26 में दो होगा, ये 844 में तीन होगा। अगर जीरो बिटवीन में अगर दो डिजिट के बीच में जीरो आ गया तो जीरो भी सिग्निफाई करेगा। तो इसमें 206 में तीन सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, 804 में थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, और 506041 में सिक्स सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। इसका यही मतलब होता है। अब लीडिंग जीरोस क्या होता है, लीडिंग जीरोस वो जीरोस होता है जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आता है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे ही आता है। अगर लेफ्ट में अगर जीरो है किसी भी नंबर के, मतलब स्टार्टिंग अगर जीरो से हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे 0.75, इसमें बस दो ही सिग्निफिकेंट होगा। फर्स्ट फर्स्ट सिग्निफिकेंट 7 होगा, सेकंड हमारा 5 होगा। 0.006481 इसमें बस तीन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसमें चार होगा। 0.5084 में चार सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। अब ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है, अगर लेकिन जीरो अगर हमारा आखिरी में आ गया, मतलब राइट मोस्ट पॉइंट पे आ गया, या फिर राइट में आ गया किसी नंबर पे, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट किया जाएगा। जैसे कि 2010, इसमें थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट है,
6.500, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें 156,460, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर डेसिमल नहीं है फिर भी जीरो आ रहा है राइट में, तो उसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं किया जाए। फॉर एग्जाम्पल 4500, इसमें बस 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, जो कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट 4 है और सेकंड 5। इसी तरीके से अगर डेसिमल आ गया, लेट्स से कि 4500.0, इस केस में इस केस में 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे। एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि काउंटिंग या फिर डेफिनेशन पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कि 5 एप्पल, ये एक इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिंस इट इज नॉट सिंस इट इज काउंटेड वैल्यू नॉट मेजर्ड वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी चीजें काउंटेड वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आती है। अब साइंटिफिक नोटेशंस में भी आते हैं। अगर कोई भी साइंटिफिक इक्वेशन में a × 10⁻³ दिया हुआ है, तो 10⁻³ जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होगी। नहीं होती सिग्निफिकेंट डिजिट में, लेकिन ए जो होगी वो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगी। एग्जाम्पल क्या है, 3.45 × 10⁻⁶, इसमें बस 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 10⁻⁶ को काउंट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली 1.230 × 10⁻⁴, इसमें भी सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 10⁻⁴ को काउंट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ सवाल है यहाँ पे, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हैं, जो कि बेसिकली ये इन सभी रूल से बनेंगे वो। इसमें लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से जीरो शुरू हो रहा है, इसमें बस 2 सिग्निफिकेंट जीरो डिजिट हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें लेकिन 1.450, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? अगर आप इसके रूल देखें, जिसकी ये वाली ट्रेलिंग जीरो, इसमें जीरो के पॉइंट के बाद भी जितने जीरो होते हैं वो भी काउंट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें 5 सिग्निफिकेंट जीरो फिगर होंगे। सिमिलरली इसको ये तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें काउंटिंग है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, ये साइंटिफिक नोटेशन में काम आ रहा है, तो 10⁻⁴ को नहीं गिना जाएगा, बस इतना ही होगा, मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। सिमिलरली आपको इसमें बताना है कौन सा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये आप पीछे रूल देख के कर लीजिएगा। ये सब सवाल है आपके प्रैक्टिस के लिए। इसमें आप बताइए कितने होंगे। इसमें 5 होंगे, क्योंकि इसमें ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये तो फिर से काउंट नहीं होगा, लेकिन ये काउंट होंगे जो कि 5 हैं। अब आ गया राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे अर्लियर क्लासेस में। जैसे कि अगर हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, थ्री सिग्निफिकेंट मतलब कि कोई भी 4 डिजिट का नंबर है, उसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कवर करना है, से 4 6 3 4।
इसमें 4 डिजिट का नंबर है, ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। इसको आपको अगर 5 हो गए तो 4 में कन्वर्ट करिएगा, जैसे कि 4 6 3 4 6, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे तो थ्री है। इससे आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है तो 4.634 हो जाता है। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो 4.63 हो जाता है। अगर मेरा ये नंबर लास्ट डिजिट 5 से कम है तो वैनिश हो जाता है, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। सिमिलरली अगर वो 5 से ज़्यादा है तो जहां से वो हटाया जाएगा, मान लीजिए 8 अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ सिग्निफिकेंट थ्री सीट में, तो इसे हमें एक इंक्रीज करना होगा, तो वो 2.48 बन जाए। अगर कोई डिजिट है उसमें अगर हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक उसे राउंड ऑफ करना है और इसका नंबर कुछ ऐसा होता है कि 50 आ रहा है आखिरी में, मान लीजिए 4 डिजिट का नंबर है हमारा जिसमें 50 आ रहा है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है लेकिन उसमें 3.250 आ रहा है, तो उसमें 50 को अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पर ड्रॉप करना है तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो इसे नॉर्मली 3.2 के फॉर्म में लिख देते हैं, बेसिकली रूल्स है जो आप पढ़ लीजिए। उसमें भी सेम होगा कि अगर हमारा 5 है लेकिन अगर 5 से पहले वाला डिजिट 5 से ग्रेटर है तो वो एक बढ़ जाता है जो 3.8 हो जाएगा। अगर अगर ये डिजिट 5 से कम है तो इसे नॉर्मली ड्रॉप कर दीजिए, अदर देन 0 है तो। हाँ, अगर यहाँ पे 5 भी है तब भी वो इंक्रीज कर जाएगा। एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ओनली अप टू 1 प्लेसेस, तो ये क्या बनेगी, मेरे ऐड करने पर 1.241। अब इसको सिग्निफिकेंट डिजिट ओनली 1 डिजिट है ना, तो 1 तो हमारा 5 से कम है तो इसे हटा देंगे तो ये बन जाएगा 12.4। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन जब इसे सॉल्व करिएगा तो ये हमारा आता है just, ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3.1 ही आएगा जो कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट को डिनोट भी कर रहा है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आप कर लीजिएगा और इसके आंसर्स आप कमेंट में दे दीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम वेक्टर करेंगे, और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसके क्वेश्चंस, नोट्स प्लस डीपीपी प्लस पीवाईक्यू आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। चैनल में मिलेंगे। इसलिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू, गुड बाय।